हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। आजकल मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड एलटी सहायक अध्यापक के पेपर 1 से रिलेटेड प्रिपरेशन की सीरीज, जिसमें मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज। और इसके अंदर आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा इम्पोर्टेंट टॉपिक राइट टू एजुकेशन 2009 का डिस्कशन। और इसमें सारे के सारे पॉइंट जो है आपके पास कवर अप होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सीरीज हो सकती है आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उससे आप जुड़ सकते हैं उत्तराखंड एलटी 2024 की प्रिपरेशन के लिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगा। साथ में तीनों पार्ट की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप जुड़ सकते हैं प्लेलिस्ट से और फ्यूचर में आने वाली नई नई अपडेट्स के बारे में उससे जुड़ सकते हैं और नए नए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, नए नए रीजनिंग के कंसेप्ट आप सीख सकते हैं वहां से। तो चलिए बात करते हैं RTE एक्ट की, यानी राइट टू एजुकेशन की। मेरे साथ आप जुड़ेंगे तो आपको ओनली टू द पॉइंट स्टडी मिलेगी। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वही आपको यहाँ मिलेंगे। फालतू की चीजों से आप बचिए, टाइम कम है, तैयारी को आप टू द पॉइंट एग्जाम पे फोकस करके तैयारी कीजिए। आज होपफुली आपका फॉर्म भरने का लिंक खुल जाएगा। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई इश्यूज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मैं डिटेल्स में आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे करके आप फॉर्म भरेंगे और कौन कौन सी प्रॉब्लम आपकी आ सकती हैं, और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये है आरटीई। आरटीई की फुल फॉर्म होती है राइट टू एजुकेशन, और आपको पता है इसको राइट टू एजुकेशन 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाता है। ये था आपका 35वां अधिनियम, 35वां अधिनियम। अब इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, आपने नॉर्मल चीजें तो पढ़ी होंगी, लेकिन मैं आज आपको कुछ धाराएं बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, जहां से प्रश्न बनने के 100% चांसेस हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इसकी पूरी डिटेल्स। कुल धाराएं। तो जो आरटीई था, इस एक्ट में टोटल धारा थी 38। कुल अध्याय थे इसमें 7, और कुल अनुसूची तो केवल एक ही अनुसूची थी। तो कुल धाराएं आरटीई में 38, कुल अध्याय 7, अनुसूची 1। अब बात करते हैं कि आरटीई को जो है कैबिनेट ने कब मंजूरी दी। आपको पता है पहले कैबिनेट में बात चलती है किसी भी अधिनियम को बनाने के लिए, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा, और फिर राष्ट्रपति उसको क्या करता है, सिग्नेचर करता है। तो कैबिनेट ने जो मंजूरी दी थी आरटीई को, वो दी थी आपकी 2 जुलाई 2009 को। 2 जुलाई 2009 को। उसके बाद जो है आपके पास लोकसभा राज्यसभा में जो इसको मंजूरी मिली थी, वो मिली थी 20 जुलाई 2009 को। तो देखिए, इसको याद करने का तरीका है कि पहले वाले में 2 है और फिर उसमें एक जीरो बढ़ जाएगा तो 20 है। बाकी डेट सेम रहेगी, कैबिनेट और राज्यसभा। तो कैबिनेट ने मंजूरी दी 2 जुलाई 2009 को, राज्यसभा ने मंजूरी दी 20 जुलाई 2009 को। अब बात करते हैं कि इसके बाद जब लोकसभा में डिस्कशन हुआ तो लोकसभा ने इसको कब मंजूरी दी, तो वो दी आपके पास 4 अगस्त 2009 को। तो 4 अगस्त 2009 को जो है लोकसभा में इसको क्या मिल गई, मंजूरी मिल गई। अब देखिए, ऐसे याद रख सकते हैं 2 20, और दो को जोड़ के आता है 4, और जुलाई के बाद आता है अगस्त। तो 4 अगस्त को। अब राष्ट्रपति ने इस पे कब सिग्नेचर किए, तो राष्ट्रपति ने इस पे सिग्नेचर किए 26 अगस्त 2009 को। और आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम जो राष्ट्रपति थी वो कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति वो थी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, या प्रतिभा पाटिल। उनका पूरा नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थी, जिन्होंने इस अधिनियम को हस्ताक्षर किए, इस अधिनियम पे 26 अगस्त 2009। और इसके बाद ये जो अधिनियम बन गया, आपको पता है जब अधिनियम बन जाता है तो उसको लागू करना होता है, और यह पूरे देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि पूरे देश में लागू नहीं हुआ था उस टाइम। एक इसमें
जो है कंट्राडिक्शन था कि उस टाइम जो है जम्मू एंड कश्मीर में ये लागू नहीं था। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर में कब लागू। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में यह लागू हो गया था 1 अप्रैल 2010 को। अब इसके लिए क्या संशोधन किया, तो इसके लिए किया गया 86वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन के अंतर्गत क्या बात कही गई कि जो अनुच्छेद 21 का है उसमें शिक्षा को जोड़कर इसमें क्या किया गया कि अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 21 का या 21A, जो भी आप कहना चाहो 21 का, इसको जोड़ा गया। और इसमें कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे, 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे, इन बच्चों आयु वाले बच्चों के लिए जो है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का क्या दिया गया, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। और शिक्षा के अधिकार को कौन सा अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो इस तरह से अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होगा। और इस शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया, किसको, शिक्षा के अधिकार को। तो ये है आपके पास 86वां 86 संविधान संशोधन, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके तहत 21 का जोड़ा गया। और उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होगा। और शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब भारत अपने संविधान में शिक्षा को अनिवार्य करने वाला कौन सा देश बना है, तो बहुत सारे देशों ने पहले भी जो है शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन भारत इस क्रम में 135वां देश है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये आपको हर कहीं नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं आगे कि शिक्षा का अधिकार तथा सर्व शिक्षा के बीच सामंजस्य के लिए कौन सी समिति बनी थी। देखिए, ये पॉइंट भी आपको हर क्लास में नहीं मिलेगा, बहुत कम क्लासेस में आपको ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो यहाँ मिलेंगे। क्योंकि मैंने भी स्टडी किया था अपने टाइम पे, तो मैंने भी सारी चीजें कंक्लूड करके पढ़ी थी। इसीलिए जो है मैं आपके लिए ऐसी चीजें लाया हूँ जो यूनिक होने वाली है। तो शिक्षा का अधिकार एवं सर्व शिक्षा के बीच सामंजस्य के लिए जो समिति स्थापित की गई, सामंजस्य क्यों रखना पड़ा, क्योंकि शिक्षा का अधिकार आएगा तो उसे सर्व शिक्षा और शिक्षा का अधिकार दोनों को आपस में एक साथ जोड़ना है। पहले आपको पता था कि जो है सर्व शिक्षा अभियान चलता था, हर घर में जो है अनपढ़ों को पढ़ाया जाता था। लेकिन शिक्षा का अधिकार अगर आ जाएगा तो अनपढ़ रह नहीं जाएंगे, तो इसलिए इन दोनों का तालमेल बिठाना पड़ा। और इसके लिए देखिए, हर चीज ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी कदम उठाती है तो बिना किसी सोचे समझे उठाती है। हर एक चीज को देखा जाता है, उसके बाद कंक्लूजन निकाला जाता है, उसके डूज क्या होने चाहिए और डोज क्या डोंट्स क्या होने चाहिए वो उसके पे डिस्कस की जाती है। तो तब जाके इस चीज का सामंजस्य बिठाने के लिए एक समिति का गठन किया गया और जिसे कहा गया अनिल वाडिया कमेटी। तो इसको कहा है अनिल वाडिया कमेटी। अब कुछ लोग इसको वाडिया पढ़ते हैं और कुछ वाडिया पढ़ते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बस आपको इतना याद होना चाहिए कि अनिल वाडिया कमेटी ने या समिति जो है वो किससे संबंधित है, तो शिक्षा के अधिकार और सर्व शिक्षा के बीच आपस में सामंजस्य बिठाने के लिए जो गवर्नमेंट ने आरटीई के अकॉर्डिंग समिति गठन की थी, उसका नाम है अनिल वाडिया कमेटी। ऑब्वियस सी बात है, अनिल वाडिया इसके अध्यक्ष होंगे। अब उसके बाद आरटीई की मांग ऐसा नहीं है कि 2009 या जब से लोकसभा में कैबिनेट में मंजूरी मिली तब से ही उठी थी। तो आरटीई की जो मांग है वो सर्वप्रथम किसने की थी, तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पास। तो वो की थी आपके पास महान विद्वान गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो आरटीई की सर्वप्रथम मांग किसने की थी, वो की थी आपके पास गोपाल कृष्ण गोखले ने। फिर पहले यह किस अनुच्छेद में था, तो जो आरटीई है आपके पास, जो शिक्षा का अधिकार है वो पहले किस अनुच्छेद में था, तो पहले ये था आपके पास अनुच्छेद 45। जब इसे अनुच्छेद 45 में रखा गया था तो तब ये था नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत।
तो ये था नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। तो पहले ये था आपके पास नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, और इसे जो है अनुच्छेद 45 से हटा के 21A में जोड़ा गया, और तब इसको शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में परिवर्तित किया गया। तो आपको पता है नीति निर्देशक तत्व में था पहले शिक्षा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि शिक्षा जो होती है, एजुकेशन, वो समवर्ती सूची का विषय होती है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार होता है कि वह उसके नियम और कानूनों को अप्लाई करें। अब बात करते हैं, जब मैंने कहा था आपको पहले स्टार्टिंग में कि जो आपका अधिनियम था वो लागू तो हो गया था 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में, लेकिन एक जो राज्य है, जो अब राज्य बना है जम्मू एंड कश्मीर, इसको छोड़ के, तो वो जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ इसकी बात आप करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो लागू हुआ वो हुआ था आपके पास 31 अक्टूबर 2019 में। आपको पता है धारा 370 के हटने के बाद। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ से आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, ये एक यूनिक और इम्पॉर्टेंट चीज है, ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और ये तो कॉमन है, देखिए कि अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, ये आप पहले से भी जानते होंगे। ये भी आपसे पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर में आरटीई कब लागू हुआ, आरटीई कब लागू हुआ। तो वो हुआ था आपके पास 31 अक्टूबर 2019 को। बात करते हैं अब महत्वपूर्ण धाराओं की। देखिए मैं आपको डिटेल से धाराएं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि आरटीई में इतना ही था, ऐसा नहीं है। आरटीई के जो बाकी कंसेप्ट हैं वो मैं आपको धारा के माध्यम से बता रहा हूं, ताकि आपको उसकी पर्टिकुलर धारा भी याद हो जाएगी और वो कंसेप्ट भी याद हो जाएंगे। तो क्या था, देखिए धारा 3। तो धारा 3 क्या कहती है, देखो कि जो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे हैं, वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, इनको हर बच्चे को जो है कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। ये है आपकी धारा 3, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा। तो धारा 3 कहती है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के हर बच्चे को जो है अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। अब मैं आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, ये पॉइंट भी आप लोगों को बहुत कम लोग बताएंगे, कि एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है यदि कोई बच्चा विकलांग है, यदि कोई बच्चा विकलांग श्रेणी का है, विकलांग श्रेणी का है, तो उसके लिए जो ये आयु है ये 6 से 18 हो जाएगी। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है कि आयु के लिए। अभी तक आपने देखा कि धारा 3, या आपने यही देखा कि 6 से 14 वर्ष तक की सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलती है, यही कहा है आरटीई 2009 में। लेकिन उसने विकलांग श्रेणी के बच्चों के लिए इस आयु की क्राइटेरिया को 6 से 18 वर्ष तक किया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको यही मिलेगा। आगे बात करते हैं धारा 4 की। धारा 4 क्या कहती है कि अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों ने शिक्षा ग्रहण नहीं की है तो उनको उनकी आयु के अनुसार प्रवेश दे दिया जाए। अगर 6 से 14 वर्ष का कोई बच्चा है, तक की आयु का कोई बच्चा है, और उसने क्या नहीं ग्रहण की है, शिक्षा ग्रहण नहीं की है, शिक्षा ग्रहण नहीं की है, नहीं की है, सपोज करो वो स्कूल गया ही नहीं है, तो उस केस में उनकी आयु के अनुसार जो है, आयु के अनुसार उनको कक्षा में प्रवेश दे दिया जाए। जिस कक्षा में उनकी आयु के अनुसार फिट हो रहा है उसमें प्रवेश दे दिया जाए। यानी सपोज करो कोई बच्चा स्कूल नहीं गया और वो 8 साल का हो गया है, तो उसको 8 साल के अकॉर्डिंग, अगर कक्षा 1 में उसको 6 साल में होना चाहिए, 7 में 2 साल में, तो 8 में 3 साल में, तो उसको डायरेक्ट क्लास 3 में जो है या कक्षा 3 थर्ड में जो है एडमिशन दे दिया जाए। ये कहती है आपकी धारा 4। अब बात करते हैं धारा 5 की। धारा 5 कहती है कि बच्चे को जो टीसी है, अगर उसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए तो वो आप तुरंत निर्गत करें। ऐसा नहीं कि उसकी टीसी को रोके। टीसी को रोकने का अधिकार खत्म, किसी की भी टीसी नहीं रुक सकती है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो होता है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ये आपके पास है। अब बात करते हैं अगली धारा की।
तो वो है आपके पास धारा 7। अब धारा 7 क्या कहती है कि जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो शिक्षा पे खर्च करने का हक होगा, या शिक्षा पे खर्च करना, जो वित्तीय चीजें खर्च करनी है, वो केंद्र और राज्य दोनों को मिलके करनी है। केंद्र तथा राज्य को मिलके जो है खर्च करना है। मिलकर वित्तीय भार जो है दोनों को उठाना है, खर्च करना है या मीन्स वित्तीय भार उठाना। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास बहुत सारी सुविधाएं आ चुकी हैं सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं धारा 8 की। धारा 8 के अकॉर्डिंग जो है बिना जन्म प्रमाण पत्र के भी आप एडमिशन दे सकते हैं। बिना बर्थ सर्टिफिकेट के, जिसे आप जन्म प्रमाण पत्र कहते हैं, तो बिना बर्थ सर्टिफिकेट के भी क्या दे दिया जाएगा, एडमिशन दे दिया जाए, एडमिशन हो जाएगा। यानी आप बच्चे को कुल मिला के जो है एडमिशन के लिए रोक नहीं सकते हैं, एडमिशन आपको देना ही देना है। अगली बात करते हैं धारा 10 की। धारा 10 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज कि अब देखिए, आपने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी वो लगभग टीचर्स से रिलेटेड थी, कि आप शिक्षा देंगे, बिना बर्थ सर्टिफिकेट के एडमिशन देंगे, टीसी जल्दी निर्गत कर देंगे, सब कुछ था। लेकिन धारा 10 एक इम्पॉर्टेंट धारा इसमें जोड़ी गई है, और वो कहती है कि बच्चे को बच्चे को विद्यालय भेजने का दायित्व, विद्यालय भेजने का दायित्व उसके अभिभावकों का होगा, उसके अभिभावकों का होगा। अभिभावकों यानी माता पिता, जो भी उसके अभिभावक होंगे उनका होगा। और ये धारा 10 कहती है कि विद्यालय भेजने की जो जिम्मेदारी है वो उनके माता पिता या जो भी अभिभावक हैं उनकी है, और उनको अनिवार्य रूप से स्कूल भेजना है। तो धारा 10 किससे संबंधित है, आरटीई की। अनिवार्य रूप से उनको भेजा जाए, अनिवार्य रूप से भेजा जाए। तो किससे रिलेटेड है धारा 10? धारा 10 हो गई पेरेंट्स से रिलेटेड, कि बच्चे के पेरेंट्स की भी यह जिम्मेदारी होगी कि वह बच्चे को विद्यालय अवश्य भेजें। अब बात करते हैं धारा 33 की। धारा 33 के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन होगा। राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन होगा, यानी आपको राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन करना है विद्यालय में। अब बात करते हैं बोर्ड या परिषद, आप कह सकते हैं बोर्ड ऑब्लिक, कहीं कहीं आपको परिषद लिखा हुआ भी दिखेगा। अब बात करते हैं अगली धाराएं की। ये चार और इम्पोर्टेंट धाराएं। धारा 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धारा 12 क्या कहती है कि जो निजी विद्यालय हैं, निजी विद्यालय का मतलब जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, पब्लिक स्कूल्स, उनमें जो है 25% जो प्रवेश है, एडमिशन जो देना है 25%। अगर किसी विद्यालय में टोटल 70 बच्चे हैं तो उसका 25% जो बच्चे होने चाहिए, वो एडमिशन किनको मिलना चाहिए, गरीब लोगों को मिलना चाहिए, गरीब लोगों के बच्चों को मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं है गरीब लोगों के बच्चों को, अब इसके लिए होता क्या है, देखो इसको मैं डिटेल से आपको बता दूं कि ये जो 25% बच्चे हैं, इनकी जो फीस होती है वो गवर्नमेंट देती है। भले जो है आपके पास जैसे प्राइवेट स्कूल है, उसकी जो फीस है वो इनसे नहीं ली जाएगी बच्चों से। इनको जो 25% पढ़ाने का जो दायित्व है वो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट इनकी जो मिनिमम फीस फीस पे करती है वो स्कूल को करती है। तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे क्राइटेरिया है कि बीपीएल परिवार होना चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए। लेकिन यह हर प्राइवेट स्कूल या पब्लिक स्कूल के लिए है कि वो 25% बच्चे जो है वो गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाएंगे, कमजोर और पिछड़े बच्चों के लिए पढ़ाएंगे, जिनके परिवार में जो है, जिनकी परिवार की मासिक आय बहुत कम है, उनको पढ़ाएंगे। और उनके पैसे का, उनके जो फीस का पैसा होगा वो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर स्कूल को देगी। तो 25% सीटें जो है वो गरीब बच्चों के लिए हर प्राइवेट स्कूल में फिक्स्ड होती है। अब बात करते हैं धारा 27 की। धारा 27 के अकॉर्डिंग जो है
कि शिक्षक की ड्यूटी जो है वो जनगणना या अन्य कार्यों में नहीं लगाई जा सकती है। ये भी आरटीआई में जोड़ा गया था, कार्यों में नहीं लगेगी। जो ड्यूटी लगेगी वह केवल किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, चुनाव पे। चुनाव ड्यूटी के अलावा जो शिक्षक होगा उसको केवल शिक्षण कार्य में ही व्यस्त रखा जाए, उसको किसी जनगणना और अन्य कार्यों से मुक्त किया जाए। तो ये है आपकी धारा 27। धारा 31 इंपॉर्टेंट चीज है, धारा 31 भी। धारा 31 है कि स्कूलों में जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग की निगरानी रहेगी। यानी किसी भी तरह से विद्यालय में जो है बच्चों का जो है शोषण ना हो, उसके लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की निगरानी में विद्यालय चलेंगे। तो यानी विद्यालयों में जो है क्या होगा, बाल संरक्षण आयोग का इंटरफियर होगा। तो इसके लिए हर विद्यालय में बहुत सारी कमेटियां बनाई जाती हैं। जो बड़े बड़े विद्यालय हैं जहाँ छात्र संख्या ज्यादा होती है, वहाँ अनेक प्रकार के नए नए विद्यालयों के लिए नए नए समितियां बनाई जाती हैं। रैगिंग समिति, पुलिंग नहीं होना चाहिए, इस तरह से। अब धारा 21 की बात करते हैं। धारा 21 जो है वो रिलेटेड है SMC, SMC से। और SMC का फुल फॉर्म होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो हर, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो अर्ध सरकारी हो, हर स्कूल में जो है SMC होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। और इस कमेटी का क्राइटेरिया है कि 75% प्रतिभागी या सदस्य, प्रतिभागी या सदस्य जो है वो पेरेंट्स होने चाहिए, अभिभावक होने चाहिए। और बाकी के जो कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 75% लोग जो है इस कमेटी में किस फील्ड से होंगे या किस से चुने जाएंगे, अभिभावकों से। और बाकी के 25% या इससे भी कम जो है विद्यालय में कार्यरत सभी कार्मिकों से चुने जाएंगे। तो ये है आपके पास धारा 21। अब ये थी इंपॉर्टेंट धाराएं जो मैंने आपको बताई। इन धाराओं में से ही कोई एक पूछेगा, या फिर आपको जो मैंने डिटेल्स बताए उसी से आपको प्रश्न बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ये थी। अब इसके कुछ और इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर डिस्कस करते हैं। तो एक सप्ताह में एक शिक्षक के कार्य घंटे। तो एक शिक्षक के मिनिमम कार्य घंटे जो एक सप्ताह में निर्धारित किए गए हैं वो 45। कम से कम ध्यान रखना, ये मिनिमम है। वर्ष में कुल कितने कार्य दिवस होने चाहिए? तो वर्ष में जो कार्य दिवस होने चाहिए वो कक्षा 1 से लेके और 5 तक के विद्यालयों में मिनिमम 200 दिन का कार्य दिवस होना चाहिए। ये भी मिनिमम है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। और 6 से 8 में जो है वो 220 दिन का कार्य दिवस होना चाहिए। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात। तो प्रारंभिक शिक्षा में जो शिक्षक छात्र अनुपात इस एक्ट के अकॉर्डिंग कहा गया वो 1:30, यानी एक शिक्षक पे 30 छात्र। वर्तमान समय में जैसे आप उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ तो बहुत ही इस अनुपात में बहुत ही कमी है। ये तो बहुत अच्छा अनुपात है वर्तमान में, क्योंकि छात्र संख्या बहुत ही कम है। और 6 से 8 तक के विद्यालयों में 1 से 35। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ केवल 6 से 8 तक की बात हो रही है। तो ये बात इससे हो रही है कि जो RTE एक्ट बना है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बना है, जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष होगी। और ये केवल किस से कहाँ तक होंगे, 1 से लेके और 8 तक पढ़ने वाले होंगे। तो इसलिए जो 9th 10th है माध्यमिक स्तर है, और आपके पास उसके बाद उच्च माध्यमिक स्तर है, वहां पे ये चीजें लागू नहीं हो रही। तो ये था आपका RTE का कंक्लूजन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने एक छोटे से प्रयास किया आपको सारी चीजें एक साथ और कुछ ऐसी चीजें जो आपने आज तक नहीं सुनी वो इस वीडियो में इंक्लूड करने का। इसी तरह से बने रहिए आप इस चैनल के साथ।
आपको यहाँ बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा। होपफुली आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को सर्कुलेट कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ पाएं। और साथ में अगर आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप या तो टेलीग्राम पे आइए, वहां पूछ सकते हैं, या फिर आप इसके कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का कंक्लूजन लेके फिर आपको बताऊंगा सारी चीजें, फॉर्म भरने से लेके और डीबी तक की। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये थे आज की वीडियो। इसी तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होगा फेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की अवस्थाएं। तो आप जरूर उसको देखिएगा। बाकी आपके पास उत्तराखंड जीके की सीरीज चली रही है। उत्तराखंड के अलावा जो है आपके पास सामान्य ज्ञान जो जनरल जीके है उसकी एक वीडियो मैंने अपलोड की है, वो भी आपको आगे अपडेट होती रहेगी। और रीजनिंग आपका साथ साथ पैरेलल में चल रहा है। तो इसी तरह से जुड़े रहिए चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, गुड लक।